मित्रों नमस्कार। मैं आपका डेंगू पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मित्रों, डेंगू पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू का इलाज हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो स्थानों पर कर सकते हैं, एक घर पे रहकर और दूसरा अस्पताल में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डेंगू का इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस चीज को देखना है कि मरीज को लक्षण क्या क्या है। अगर मरीज को एकदम सीरियस लक्षण होंगे, नाक से खून आना और बहुत तेज बुखार, मरीज खाना नहीं खा रहा है, इस तरीके का कुछ होगा तो हमें अस्पताल ही ले जाना है। मित्रों, अब हम देखेंगे डेंगू का घर पे रह के किस तरीके से इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक डायरी और पेन अपने पास रखिएगा। डायरी पेन में आपको मरीज का जो फीवर है, बुखार है, इसको जांच करके हर 1 या 2 घंटे में उसका बुखार लिखना है, डायरी में नोट करना है। कई बार हम हाथ लगाकर मरीज का बुखार चेक करते हैं, बहुत तेज बुखार है, बुखार कम हो गया, इस तरीके से ना करें। थर्मामीटर लगाए और थर्मामीटर में जो टेम्परेचर दिखाता है उसको आप नोट करें। तो हर 1 घंटे में या 2 घंटे के फासले में आपको बुखार नोट करना है। यह नोटिंग डॉक्टर के लिए बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या उनसे कंसल्ट करेंगे और आप फीवर का चार्ट दिखाएंगे तो डॉक्टर को मेडिसिन लिखने में और उसका मैनेजमेंट और इलाज करने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी चीज, तेज बुखार है तो ऐसे समय हम या डॉक्टर हमें पैरासीटामोल नाम की गोली एडवाइस करता है, हम वो पैरासीटामोल देते हैं। लेकिन जब बुखार 101 या उससे ऊपर चला जाता है तो ये पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं होता है। केवल पैरासीटामोल यहां पर काम की नहीं है, तो यहां इन एसोसिएशन विद पैरासीटामोल आपको कोल्ड स्पॉन्ज करना है। अब मित्रों, कोल्ड स्पॉन्ज के बारे में भी बहुत मिथ्स है। लोग अलग अलग तरीके से कोल्ड स्पॉन्ज करते हैं। कोई सर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रख देता है, कोई हाथ पैरों को ठंडे पानी से पोंछता है। लेकिन जब बुखार 101 या उसके ऊपर चला जाए तो ऐसे समय जो कोल्ड स्पॉन्ज करना चाहिए, जो अस्पताल में कोल्ड स्पॉन्ज नर्स करती है डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर, वो कोल्ड स्पॉन्ज मैं आपको दिखाऊंगा। वो आप देखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन में। और वो कोल्ड स्पॉन्ज एक बार आप समझ गए तो आप अपने मरीज के लिए, किसी और के लिए भी आप ये एडवाइस कर सकते हैं कि 101 या उससे ऊपर बुखार जाए तो इस तरीके से कोल्ड स्पॉन्ज करो। मित्रों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हाई ग्रेड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर 101 या उससे ज़्यादा जब हो जाता है तो हमें घर पे किस तरीके से उसे कोल्ड स्पॉन्ज करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब यहाँ पर आपको नर्स दिखाएगी कि टेम्परेचर किस तरीके से चेक किया जाता है। यहाँ पर इस मरीज को 102 टेम्परेचर है, 102 बुखार है। अब देखिए सिस्टर किस तरीके से इसे होल बॉडी कोल्ड स्पॉन्ज करती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक आपको बाउल लेना है, एक बर्तन, उसके अंदर पानी। अब पानी कौन सा ले, बहुत लोगों का समझ है कि चिल्ड वाटर लेना चाहिए। नहीं, रूम टेम्परेचर पानी, रूम टेम्परेचर वाटर, यानी जो पानी हम आसानी से पी सकते हैं वैसा पानी हमें लेना है। साथ में एक बड़ी सी कॉटन की चादर या टॉवेल, उसके साथ ही सर पे रखने के लिए आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि कॉटन किस तरीके से सर पे रखना चाहिए। गीला कॉटन आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अपने दोनों एक्जिलाज में, उस मरीज के दोनों एक्जिला में किस तरीके से कॉटन बॉल्स रखती है सिस्टर, और साथ में उसके पूरे बॉडी को एक गीली चादर में किस तरीके से ढकती है। तो आप इसे गौर से देखिए। पैरासीटामोल प्लस इस तरीके का कोल्ड स्पॉन्ज, ये 20 मिनट में, 20 मिनट्स में फीवर कितना भी रहो उसे नॉर्मल रेंज में लाने में मददगार साबित होता है। मित्रों, अभी मैंने आपको
डेंगू में जो फीवर है उस फीवर को कम करने के लिए किस तरीके से कोल्ड स्पॉन्ज करना है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। अब हम देखेंगे कि डेंगू में किस तरीके का आहार, किस तरीके का खान पान हमें मरीज को देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, डेंगू में मरीज को पानी बहुत पिलाना चाहिए। पानी, अब पानी कई बार मरीज को टेस्ट नहीं होती है, वॉमिटिंग होता है, नौशिया रहता है, तो मरीज पानी नहीं पी पाता। तो ऐसे समय अलग अलग तरीके के तरल पदार्थ, जिसमें सभी तरीके के जूसेस है, छाछ है, दूध है, चाय है, कॉफी है, और इसी के साथ ऐसे फल जिनमें पानी का प्रमाण ज्यादा है, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, इस तरीके के फलों का इस्तेमाल भी हमने करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी उसके शरीर में जाए। क्योंकि होता यह है कि मरीज को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या वॉमिटिंग होता है, मुंह में टेस्ट नहीं होती है। इस वजह से डेंगू का मरीज खाना और पानी इसको कम कर देता है, और जब खाना और पानी कम हो जाता है तो सिर्फ इतने से चीज के लिए मरीज को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है सलाइन लगाने के लिए। तो अगर वो मरीज स्वयं समझ जाए और घर के जो लोग हैं जो उसकी देखभाल कर रहे हैं वो लोग अगर इस बात को समझ जाए कि इसे पिलाना ही है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वॉमिटिंग होगी, होने दो, वॉमिटिंग होगी, फिर से पानी पिलाओ, फिर से कुछ ऐसी चीज खिलाओ जो उसे पसंद है, तो इससे हम हॉस्पिटलाइजेशन काफी हद तक टाल सकते हैं। मित्रों, अब हम देखेंगे डेंगू का अस्पताल में इलाज। जब मरीज घर पे मैनेज नहीं हो पाता, ऐसे समय उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। मैंने शुरू में ही बताया कि डेंगू का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। डेंगू का इलाज लक्षणों पर होता है, जैसे लक्षण वैसी मेडिसिन। अब कई बार मरीज को कोमॉर्बिडिटी होती है, मतलब उसे डायबिटीज होता है, उसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसे किडनी का प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके की शारीरिक व्याधि अगर उस मरीज को है और उसे डेंगू हो गया, तो ऐसे समय ऐसे मरीज को घर पे मैनेज करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसे क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। और अस्पताल में डॉक्टर उसे 24/7 क्लोज मॉनिटरिंग करेगा, क्योंकि सिर्फ डेंगू ही उसे ट्रीट नहीं करना है, डेंगू के साथ उसका डायबिटीज और बाकी चीजों को भी उसे मैनेज करना है। तो कई बार ऐसे मरीज घर पे सीरियस हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है। दूसरा, जो मरीज पानी नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, कई मरीज ऐसे होते हैं, नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पानी पीना है, इस तरीके से उनका बिहेवियर होता है। वो समझ ही नहीं रहे इस बात को कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा अगर उसने खाना पानी बंद कर दिया तो। और कई मरीजों को कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होती है, उस वजह से वो लोग खाना पीना बंद कर देते हैं। तो ऐसे मरीज को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है सलाइन लगाने के लिए, और सलाइन के जरिए से उनके शरीर में पानी डालना पड़ता है और उन्हें हाइड्रेट करना पड़ता है। और तीसरी बात, ऐसे मरीज जो सीरियस हो गए, जहां पर दिख रहा है कि उनके शरीर पर काफी लाल चट्टे आ गए हैं, नाक से खून निकल रहा है, पेशाब से खून निकल रहा है, उनका बुखार कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है और वो खाना पीना भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे मल्टीपल लक्षण उसे है और ऐसा मरीज घर पे मैनेज नहीं हो सकता, ऐसे समय उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट करके उसका अस्पताल में इलाज करना जरूरी होता है, नहीं तो जान पर बन सकती है। अब मित्रों, एक बार इस मरीज को अस्पताल में एडमिट कर दिया कि डॉक्टर इसे क्लोज मॉनिटरिंग करता है, सलाइन देता है, और जो मेडिसिन वो मुंह से दे रहा था, घर पे रह के मरीज घर पे रह के जो मेडिसिन मुंह से खा रहा था, उन्हीं मेडिसिन को इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शन के द्वारा उसके शरीर में वो देता है, और धीरे 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 देखते देखते मरीज ठीक हो जाता है। अब ऐसे समय कम से कम 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन उस मरीज को लगते हैं रिकवर होने को, और वो 5 और 10 दिन के बाद में और अगले 5 या 10 दिन उसे वीकनेस से रिकवर होने के लिए लगते हैं। अब हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड होता है, कभी 3 दिन या कभी मैक्सिमम 7 डेज का होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मरीज को कोमॉर्बिडिटी क्या है या मरीज को किस तरीके के लक्षण है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब इस दौरान उस मरीज को कई बार प्लेटलेट्स देना पड़ता है। प्लेटलेट्स, ये मैंने बताया, रक्त कोशिकाएं हैं जो ब्लड बैंक से डॉक्टर बुलाता है। जब मरीज के प्लेटलेट्स ये 20,000 या उससे भी कम हो जाते हैं, इसमें मरीज की हर 12 घंटे में 24 घंटे में प्लेटलेट्स की जांच डॉक्टर करते रहता है, और जहां उसे दिखा
कि मरीज सीरियस हो रहा है या उसके शरीर से कहीं से खून निकल रहा है या प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, अब इसे प्लेटलेट्स दिए बगैर ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसे समय डॉक्टर इमीडिएट उसे प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करता है, जिससे मरीज की जान बचती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन के ये फायदे हैं और इससे मरीज 5 से 7 दिन में घर पे स्वस्थ होकर लौटता है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल जिद नहीं करना चाहिए कि मुझे घर ही रहना है। आपको घर पे जब तक आप इलाज कर सकते तब तक ठीक है। जहां पर ये घर पे इलाज होना नामुमकिन हो जाता है, ऐसे समय अस्पताल में हमें एडमिट होके इलाज करना जरूरी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, thank you very much for watching my dengue part 2 video. I am sure definitely you will subscribe this channel, you will like my video and you will share it with your friends. And now we'll move to dengue part 3. See you in dengue part 3. Thank you very much.